क्या हाल है दोस्तों। नहीं नहीं, अब आप हमारे साथी हो चुके हैं। तो फिर क्या हाल है साथियों, मैं विकास हूं और आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष फिर से लेके आ चुके हैं अपना करंट अफेयर 20 दिसंबर का। और इसमें जो है इंग्लिश हिंदी में दोनों ही लैंग्वेजेस में हम लोग यहाँ पे पूरा एक एक चीज समझते हैं। और यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है क्योंकि रेलिवेंट सोर्सेज से उठाया गया है। ठीक, मैंने साथियों क्यों बोला, क्योंकि आपने जो मुझे सपोर्ट किया कि मैं आप लोग के साथ में आपके साथ मतलब आपसे पूछूं क्वेश्चंस, आपसे जो है इंटरेक्ट करूं, तो अब आप लोग मेरे पार्टनर बन चुके हो। ठीक, और आप लोग को अब जो सपोर्ट आप लोगों ने दिखाया है मुझे कि मैं आपसे इंटरेक्ट करूं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं, अब आप लोग को और ज्यादा से ज्यादा जो है पूछना है, जो क्वेश्चंस मुझसे पूछने भी हैं और मेरे पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर देना भी है। ठीक, तो चलिए आज की सुर्खियां देख लेते हैं। एक मिड टर्म रिव्यू हुआ है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का, इसके बारे में देखेंगे। नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव, ये क्या चीज है, क्यों आई है, क्या इसका महत्व है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सब कुछ देखेंगे यहां पर। ये एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया है। किस लिए लिया है, क्या इसका जो है कहां यूज होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत, सब इसमें देखेंगे। बहुत ही ज्यादा रोमांचित करने वाला हो जाता है जब सेंटर और वेस्ट बंगाल के बीच में कोई न्यूज आती है। वैसे ही हुआ है, कुछ आईपीएस ऑफिसर रिलेटेड न्यूज है। क्या हुआ है, ममता दीदी ने ऑलरेडी जो है रिफ्यूज कर चुकी हैं किसी बात से, सेंटर की मानने से। ये रोमांचित होता जा रहा है मुकाबला, देखेंगे क्या है पूरी खबर। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड न्यूज है, वहां पे 3 कैपिटल की बात बनाई जा रही है। कौन इसको फेवर कर रहा है, कौन इसको अगेंस्ट में है, कौन क्या कर चाहता है, क्या जो है वहां की मान्यता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, सारी चीज देखेंगे यहां पर। उत्तर पूर्वी भारतीय जो क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वहां पे पावर से संबंधित यानी बिजली का कैसे क्या इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, क्या इसके सिग्निफिकेंस है, वी विल नो इट इन दिस टॉपिक। जैसे कि जीएस पेपर 3 में आपको पता है लैंड रिफॉर्म एक टॉपिक है सिलेबस में। तो कर्नाटका में कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या चेंजेस है, क्या इंपैक्ट है, देखेंगे इसमें। देन आफ्टर दैट वी विल हैव अवर फेवरेट सेक्शन विच इज नोन एज द क्वेश्चन सेक्शन। वी विल हैव 4 क्वेश्चंस टुडे, और ये 4 जो क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग टॉपिक से होते हैं, और जो टॉपिक ऑलरेडी इसमें नहीं कवर किए गए हैं तो दे आर न्यू टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन ए क्वेश्चन फॉर्मेट, तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि आप लोग को रजिस्टर एक साथ में रखना है। क्वेश्चन जो मैं पूछता हूं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं, जो पीडीएफ में नहीं है, पीडीएफ पेड ग्रुप वाले मेंबर्स को मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी कई सारे क्वेश्चंस जो आप लोग को मैं पूछता हूं वो आप लोग लिख सकते हो, कमेंट में भी कर सकते हो, पेड ग्रुप वाले डिस्कस भी कर सकते हैं। तो वो करना है। मैप बुक आपको रखना है, ऑक्सफोर्ड जो इंडिया की, ओरिएंट ब्लैक स्वान वर्ल्ड की, और सिलेबस मेंस का जो है आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड रटा होना चाहिए। ठीक, इंटरलिंकिंग हुई सारी एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। साथ ही साथ आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर, 2021 का यूपीएससी का जो बैच है वो चालू हो चुका है 15 दिसंबर से। ईपीएफओ का 22 दिसंबर चालू होने वाला है। आप लोग कॉल करके 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, चलिए अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, अब वैसे ही जैसे मैं पहले बताता हूँ कि बेसिक क्या चीज़ है, फिर फैक्ट देख लेंगे। ये सिंपल एक हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है। ठीक, नेशनल हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान परियोजना है। इसका रिव्यू किया गया है, अभी मिड टर्म समीक्षा करी गई है। सिंपल चीज है, वाटर से हमें अपना डेटा चाहिए। पहले तो इस प्रोजेक्ट का मेन काम है डेटा बनाना, रिलायबल डेटा बनाना। रिलायबल डेटा बनाने के लिए हमें कई सारे स्टेशन बनाने पड़ेंगे, उसके लिए पैसा दिया गया है। ठीक, सेंसर्स लगा के कहाँ पे पानी क्या है, जल विज्ञान के रिलेटेड। जब एक बार डेटा आ जाएगा तो फिर हम उससे क्या करेंगे, उससे पॉलिसी बनाएंगे। ठीक, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जल संसाधन प्रबंधन करेंगे। ठीक, और फिर उसको फिर से चेक करेंगे, उसका फीडबैक लेते रहेंगे, क्या सही चल रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, और फिर जो है इसका उपयोग करते हुए डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। सिंपल चीज नहीं है। अच्छा, अब डेटा जो है वो हम रियल टाइम भी लेना चाहते हैं, मतलब तुरंत मिल जाए, पूरे पैन इंडिया पे भी लेना चाहते हैं डेटा। बस यही सारी चीजें हैं इसमें रिलेटेड, और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री हो गई है, जो मिनिस्टर उनके नाम आप देख सकते हो। ये परियोजना 2016 में चालू हुई थी। 100%
है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट है, ग्रांट में वापस नहीं लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा, लोन नहीं है, ग्रांट है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो इसमें 100% होता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में कुछ कुछ डिवीजन होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे और सारी चीजें वही हैं, रिलायबिलिटी डेटा और वो सब बनाने वाली बात है, इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकें जल संसाधन। और उसके बाद प्रोजेक्ट का मिड टर्म किया गया है, इसमें हमें वाटर रिसोर्स मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना है, वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है, वही सारी चीजें हैं, डेटा कैपेसिटी बढ़ानी और वाली बात है। एक यहाँ पे नेशन वाइड रिपोजिटरी बनेगा वही वाटर रिसोर्स डेटा का, जिसको NWIC बोला जा रहा है। और उसके बाद इसमें ये एक देखिए, रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सेंटर होगा पैन इंडिया बेसिस पे, ठीक। आपका ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि इतने ये स्टेशन जो है बनाया जाने हैं, रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल डेटा देगा, और इसमें से 1900 जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुके हैं, सेंट्रलाइज डेटा है। और इसका जो है यही एक है, नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है ये बताया गया है, और नोडल 1 पॉइंट प्लेटफॉर्म बनाया जाना है इसे। और इसका कंसर्न्स बस वही है कि सेंटर कलेक्टिंग डेटा, स्कैटर्ड एजेंसीज हैं, कोई वो आपस में शेयर नहीं करते हैं डेटा, तो अब एक साथ हम डेटा ले आएंगे। और कई जगह देखा गया है कि गवर्नमेंट्स भी जो है प्रोवाइड नहीं करती हैं, तो ये सब सिंपल बात है। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं, GS पेपर 2 का इंपॉर्टेंट हो गया ये। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, अच्छा कैबिनेट कमिटी से रिलेटेड मैं अभी डिस्क्रिप्शन में आप लोग वो दे दूंगा एक लिंक। मैंने कैबिनेट कमेटी कल पिछली बार जो है अभी मार्च में मैंने वीडियो दिया था, उसमें 2 नई कैबिनेट कमेटी आई हैं। तो कैबिनेट कमेटी से संबंधित जो कंटेक्स्ट था, जो करंट अफेयर था, और ओवरऑल पूरा कैबिनेट कमेटी क्या होती है, कौन चेयर करता है, कुछ क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या अपवाद है, सब कुछ उसमें बताया गया, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है वो उसको जो है अपने कौन चेयर करता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आंसर तो आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये है कि नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव एक अप्रूव कर दी इन्होंने, ठीक। और ये किस पर की है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पे, ठीक। आपका ऐसा है, देखिए सिंपल बताता हूं, चाइना जो है उसकी सरकारी कंपनियां हैं 2, ZTE और हुआवी, ठीक, ऐसे नाम होते हैं, ई ऊ वाले। तो उसमें क्या इन्होंने किया है कि ये अब गवर्नमेंट ये कह रही है, अब इनका रिकॉर्ड बड़ा खराब है कि ये लोग स्पाई करते हैं, अपना हैकिंग वैकिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन इधर उधर उठा ले आते हैं, ये वाली चीजें हैं। तो ये जो है आपके इंडिया में अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि आगे से इसके लिए कमिटी बनाई है, सब कुछ है, मेन यही चीज है, इन लोगों को जो भी ये लोग दे रहे हैं आगे इक्विपमेंट, इनको नहीं लगाया जा सकेगा। एक नो लिस्ट भी बनाई जाएगी, और ट्रस्टेड और नॉट ट्रस्टेड वाला मतलब कैटेगराइजेशन किया जाएगा। तो ज्यादातर जो है अब मतलब पहले ये होगा, सर्वे होगा, ऑडिट होगा, और देखा जाएगा जेटी वाले और हुआवे वालों को नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक विडंबना ये लगी मुझे कि ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड हैं जेटी के, हुआवे के, उन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अच्छा, ये इसलिए किया गया, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये इनके जो BTS होते हैं, वैसे बोलते हैं उनको, जो मशीन्स होती हैं जो आपके टावर्स में लगी होती हैं, ठीक है, तो वो आपके BSNL और इन सब में भी लगे हुए, BSNL MTNL में, इसीलिए मेरे ख्याल से अभी इसको जो ऑलरेडी लगे हुए उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और आपका एयरटेल और वोडाफोन, इन पे 40% 30% इन्हीं के लगे हुए हैं, ठीक है, आपके जेटी हुआवे के। तो अभी तक तो अभी जो लगे हुए उन पे कोई नहीं, आगे देखा जाएगा, ये सिंपल सी बात है। और चाइना के खिलाफ एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया का एक और जो है एक एक्शन है उसके खिलाफ, ठीक। तो वही चीज बताई गई है कि नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव का जो है अप्रूव कर दिया गया टेलीकॉम सेक्टर में। ये क्लासिफाई करेगा टेलीकॉम के प्रोडक्ट्स को, कौन कौन से ट्रस्टेड है, नॉन ट्रस्टेड हैं। और इसमें एक और बात भी, यही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वाले जब ये बात हुई थी, तो कि स्पेक्ट्रम की सेल भी करी जाएगी 2251 हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज वाले में, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप लोगों ने पढ़ ली होगी, मुझे बिल्कुल लग रहा है शायद, ठीक। बिजली चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है, जो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, ये नहीं पढ़ा फिर तो पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये क्या इंपैक्ट करेगा, चाइनीज टेलीकॉम, हुआवे, जेटी को इंपैक्ट करेगा, सिंपल सी वही बात है। ये 2 कंट्री ज्यादातर, ये 2 जो है ना, जेटी और हुआवे, बैकडोर और ट्रैप डोर वल्नरेबिलिटीज को, मतलब ये एक तरीके के बग है या फिर वायरस समझ सकते हो, कंप्यूटर वायरस, ठीक।
तो जिसके थ्रू जो ये लोग स्पाइंग करते हैं और ये सब काम करते हैं। अब इसमें नेशनल सिक्योरिटी कमिटी बनाई जाएगी। ये मेथोडोलॉजी ये बनाएगा टू डेजिग्नेट ट्रस्टेड प्रोडक्ट। ये किसके द्वारा डिवाइस किया जाएगा? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के द्वारा। ठीक, अब समझिए, मेथोडोलॉजी टू डेजिग्नेट ट्रस्टेड प्रोडक्ट विल बी डिवाइस्ड बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जो कि कौन है? आपका नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है। ये बताएगा कि कौन सा एक मेथड आपको यूज करना है ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स को बताने के लिए। मतलब उन्होंने बता दिया ये फला फला चीजें होंगी, ये मेथड है, अब इसके थ्रू जो है आप लोग बताओगे कि ट्रस्टेड क्या है। ठीक है, इसका टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को भी ये कहा गया है कि अब जो नए डिवाइस लगाओगे वो सिर्फ ट्रस्टेड वाले ही लगाओगे। ठीक, अब जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी थी ये वाली आपकी नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर वाली, उसको जो है डिसीजन किस बात पे लेना है? उन डिसीजन वहां उसी पे ले सकते हैं डिसीजन जहां पे अप्रूवल मिला हो ऑफ ए कमिटी जो कि डिप्टी एनएसए द्वारा हेडेड हो। ठीक, अब देखो यहां पे समझना, नेशनल सिक्योरिटी कमिटी जो ये हेडिंग है, ठीक, नेशनल सिक्योरिटी कमिटी जो है वो अप्रूव करेगी जब कोई डिसीजन, और ये नेशनल सिक्योरिटी कमिटी को जो है डिप्टी एनएसए जो है वो हेड करेंगे, इसके चेयरमैन होंगे। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है हमारे कौन है? ये डिप्टी है, यहाँ पे बात हो रही, वो अजीत डोवाल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है, जरूर पढ़ना एक बार इनके बारे में। ठीक, तो एनएससी जो है आपका नेशनल सिक्योरिटी कमिटी, उसका अप्रूवल होगा, ठीक, किसके पास? आपका नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के पास में। तब वो जो है आपका मेट्रोलॉजी बताएगा, और फिर जो है टेलीकॉम मेट्रोलॉजी बताएगा कि ट्रस्टेड कौन से हैं, क्या है, कैसे क्या होगी इसकी मेट्रोलॉजी। और उन्हीं ट्रस्टेड वाले को जो टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे एयरटेल, आपका जियो है, वोडाफोन है, ये लोग उन्हीं को नए जो डिवाइसेस लगाएंगे सिर्फ इन्हीं ट्रस्टेड वाले में को ही लगा सकते हैं। सिंपल यहाँ पे बात ये है। ठीक, अब जो कमिटी विल बी कॉल्ड द नेशनल सिक्योरिटी कमिटी ऑन टेलीकॉम। ठीक, टेलीकॉम किया जाएगा, ये डिप्टी एनएसए के द्वारा हेडेड होगा। इसमें मेंबर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, मिनिस्ट्रीज के होंगे। इसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट भी होंगे, और दो जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री से भी होंगे। ये यहाँ पे कहने वाली बात है। इसमें नया एज ए पार्ट ऑफ न्यू नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव, जो नया नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव दिया उसके अंतर्गत ये सारी कमिटी और ये सब चीजें बन रही हैं। ये लिस्ट ऑफ वही लिस्ट है जिसकी मतलब आप क्या चीज नहीं खरीद सकते हो। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल, वोडाफोन, ये सब लोग कौन सी अब नहीं लिस्ट खरीद सकते, नो लिस्ट सिंपल आप समझ लो। और ये कहा गया नया डायरेक्टिव जो है कब से लागू हो जाएगा? जब से इसको अप्रूवल मिला है उसके 180 दिन बाद से। ठीक, और कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को अभी नॉट आज जो ऑलरेडी इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनको बदलने की बात नहीं करी गई है। अब इसमें यही चीज बताइए, एयरटेल के पास में 30% है और इक्विपमेंट चाइनीज का, और वोडाफोन का 40% है। शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया था, एयरटेल का 30 है और वोडाफोन का 40 है, वोडाफोन आइडिया का। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने भी लगा रखे हैं इनके 3G वाले जो ओल्ड नेटवर्क वाले थे, इसलिए शायद नहीं पुराने वाले हटवा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा, रीजन क्यों है? वही कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। सेंटर ने कई सारे ऑपरेटर को ये बोला भी है कि इंटरनल जो है आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट करो। उस ऑडिट का मेन पर्पज यही था कि ट्रैप डोर और बैक डोर। अच्छा, आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले बताओ बैक डोर ट्रैप डोर ये किससे रिलेटेड है, तो ये टेलीकॉम से रिलेटेड है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन निकालो, उसमें देखा गया कि भाई हाँ, हुआवे और जो टी वाले जो है कुछ न कुछ जो है तिकड़म बिलाते जरूर हैं स्पाई करने के लिए। ये टेलीकॉम हार्डवेयर में एक बग्स हैं जो कि कलेक्ट करते हैं डाटा और शेयर कर देते हैं। ठीक, अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। लोन पैक्ट हुआ है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक से। आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या ओरिजिन कहां पे बना है, मेंबर्स और कब बना है? ठीक, 2014 बना है वैसे जहां तक मुझे याद आ रहा है। और मेंबर्स और इसका जो है वोटिंग कैसे, क्या शेयरिंग है, ये थोड़ा सा एक बार देख लिया, इसके बारे में एक बार पढ़ना है आप लोग। ठीक, नोट्स बना के देना, पेड ग्रुप वाले मेंबर जो है अपना डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। एनडीबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में $1 बिलियन का जो है कोविड-19 से निपटने के लिए हुआ है। और इसमें मेन चीज यही है कि आपका मनरेगा के अंतर्गत जो है आपको नेचुरल, आप उसमें बनाते हो ना, आपका प्राकृतिक रिसोर्स मैनेजमेंट करते हो, संसाधन प्रबंधन करते हो, जैसे कि आप कुछ वो तालाब वाला बनाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये उसके अंदर ये एग्जाम्पल हो गया आपका
क्या नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत तालाब इस टाइप का कुछ बनाएंगे, मेड़े बनाते हैं, कई सारे एनवायरमेंट फ्रेंडली वाली चीजें करते हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, और साथ ही साथ कुछ आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन दो चीजों के लिए जो है आप मनरेगा के अंतर्गत $1 बिलियन का जो है लोन लिया है एनडीबी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि इंडिया को इकोनॉमिक रिकवरी करनी है कोविड-19 के बाद। और इसमें भी स्पेशल फोकस किसके ऊपर है? माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर है, जिनकी जो है कोविड-19 वजह से नौकरियां चली गई, और साथ ही साथ वही रूरल इकोनॉमी की बात है कि भाई उनके पास जो है उनका अब माइग्रेंट लेबर वापस आ गए, अब ये वापस पैसा भेज नहीं पा रहे हैं, अब जहां है उनको वहीं पे इनको नौकरियां कुछ पैसा इनको मिले, ताकि ये लोग जो है जब इनकम इनकी बढ़ेगी तो ये लोग एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, एक्सपेंडिचर कर पाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सिंपल बात यह है, जो कि कोविड-19 के टाइम पर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाने की वजह से काफी दिक्कत हो गई है। ये है इस पूरी न्यूज में। अब इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। वही सब है मनरेगा के अंतर्गत आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट और आपका नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारा काम किया जाएगा। इस लोन की अवधि 30 साल है, 5 साल का ग्रेस पीरियड है, और ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे तालाब वालाब मैंने आपको होता है ना, वो होता है। अच्छा, क्या एक बार ये आप लोग देख सकते हो क्या, एमजी नरेगा के अंतर्गत जो एनआरएम वाली ये है चीजें, इसकी लिस्ट एक बार देख लेना कि कौन कौन से कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। हो सकता है वो ऐसे ही बोल ले कि बताओ इनमें से कौन सा कार्य नहीं है। यूपीएससी यही खेलता है, वो लिस्ट दे देगा 4 की, उसमें से एक नहीं होगा, 3 होंगे, एक जो नहीं है वही वाला पूछ लेगा आपसे, ठीक, बोल देगा बताओ 3 नहीं है, 2 नहीं है और 1 नहीं है। तो ये वाली चीज देख लेना, क्योंकि ऐसा कर चुका है, एमएसपी में पूछ चुका है, इंडिकेटर्स में पूछ चुका है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले में। तो ऐसा आप लोग पढ़ते समय सोचो कि हाँ यार ऐसा कर सकता है, तो एक बार देख लो, एक बार नजर डाल लिया तो वहां पे एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी आपको। ठीक, वही सारी चीजें, लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो गई थी कोविड-19 की वजह से, और ये सब मतलब रूरल इनकम को बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर, फिर डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो गई थी, जो मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे एक अलग से ये इसके अंदर न्यूज है कि वर्ल्ड बैंक से भी लोन लिया है $800 बिलियन का, और इसका मकसद यही है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं हाउस होल्ड है छत्तीसगढ़ में और नागालैंड में जो है क्वालिटी एजुकेशन देना है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है ट्राइबल्स के लिए जो छत्तीसगढ़ के हैं, आपका क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता वाली जो है आपकी शिक्षा देनी है नागालैंड में, और इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस ऑफ डैम्स की, उसका प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा लोन लिया गया है। ये सिंपल बात यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे बढ़िया न्यूज, इंटरेस्टिंग मैं तो कहूंगा, मतलब रोमांचित कर देती है जब भी ये वेस्ट बंगाल और सेंटर की बात इधर आती है। अब यहाँ पे बेसिक समझ लेते हैं। देखिए क्या हुआ है कि आईपीएस जो है एक ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत आता है। ऑल इंडिया सर्विस में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? आईएएस आती है, आईपीएस आती है और आईएफएस आती है। आईएफएस जो है ये फॉरेस्ट सर्विसेज है, फॉरेन सर्विसेज नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। और एक और आ चुकी है लेकिन अभी उसको बनाया नहीं गया है, ठीक है, ये है आपकी इंडियन जुडिशियल सर्विसेज। ये आपका जो है कौन ला सकता है? पहले तो ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए जो है, ये बेसिक समझा रहा हूं आपको बैकग्राउंड से, ठीक। आप कोई भी ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए आपको जो उसका रिजोल्यूशन है, इनिशिएटिव है, पहले तो राज्यसभा में ही आप चालू कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग बिल जो है लोकसभा में नहीं पहले आ सकता है, राज्यसभा में ही आएगा, और वो भी आएगा किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 212। क्या ये सही बोल रहा हूं मैं? बताइएगा एक बार कंफर्म करके। आर्टिकल नंबर 312 के अंतर्गत आएगा, 312, ठीक। और आईजीएस बनाया गया लेकिन अभी इसको जमीन पे नहीं उतारा गया है। अब देखिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है वो आपकी एमओईएफएफ और सीसी के अंतर्गत आता है, ठीक। आईपीएस जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आता है। आईएएस जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, ये आपको बताना है, ठीक। अब जो यहां पे आईपीएस की बात हो रही है, आईपीएस को जो है यहां पे क्या हुआ था, जेपी नड्डा जी जब अभी गए थे वहां पर 14 दिसंबर को आपका वेस्ट बंगाल में, तो 3 आईपीएस लगे हुए थे इनकी सुरक्षा में। उन 3 आईपीएस की सुरक्षा में लगे हुए थे, लेकिन क्या हुआ, इनके कॉन्वॉय पे अटैक हो गया। तो अब ये क्योंकि जाहिर सी बात है, ममता की गवर्नमेंट में वेस्ट बंगाल गए थे जेपी नड्डा जी, वहां पे ऐसा हुआ, तो सेंटर ने क्या इनसे कहा कि तुम लोग तीनों लोग बेटा
अब जरा सेंट्रल डेपुटेशन पे आ जाओ। सेंट्रल डेपुटेशन जो है इनकी जो सर्विसेज की जो रूल्स है उसमें कहा गया है कि कुछ समय के लिए जो है सेंट्रल डेपुटेशन में आ सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही ये आईपीएस बनाए थे, स्टेट की गवर्नमेंट की नौकरियां नहीं है। ठीक, लेकिन यहां पे विडंबना ये है कि पैराडॉक्स ये है कि अगर सेंटर चाहे तो वैसे तो ये रूल्स में लिखा भी हुआ है कि सेंटर की ही बात मानी जाएगी और स्टेट को उस बात को मानना पड़ेगा। अब सेंटर ये कह रहा है कि लॉ, और इसने जो है मना कर दिया स्टेट गवर्नमेंट कि नहीं ये लोग नहीं जाएंगे। पहले भी इन्होंने जब समन किया था जेपी नड्डा जी पे हुआ अटैक, ठीक, तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी और जो है डीजीपी को बुलाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुलाया, तो इन लोगों ने मना कर दिया, स्टेट ममता जी ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि नहीं भेजेंगे। ठीक, अब आईपीएस को बुलाया जा रहा है, इसको भी ये लोग मना कर रही हैं ममता जी। अब विडंबना ये है कि वैसे तो ये कहा गया है कि सेंटर जो कहेगा स्टेट को मानना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर ये लोग चाहे वो ये हो सकता है कि ये इसको डिबार कर दें, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको जो है डिबार कर दे, सब कर दे। लेकिन इसमें रूल ऐसा है कि थोड़ा सा लूप होल है कि वो लोग चाहे तो फिर भी जिस स्टेट में कार्य कर रहे हैं उस स्टेट में जो है कार्य करते हैं, कोई उनके ऊपर दिक्कत नहीं होगी। यही सारी पूरी चीज इसमें जो पॉलिटिक्स रिलेटेड मैंने आपको बता दी है। बाकी सब इसमें ममता जी, मोदी जी, ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें एग्जाम के लिए यहाँ पे तैयारी करनी है, उसी से हमारा होना चाहिए। ठीक, सेंट्रल का मूव था कि आईपीएस को यहाँ सेंट्रल डेपुटेशन ले भेज दो। स्टेट ने ऑब्जेक्ट किया कि भैया तुम गलत तरीके से और स्टेट के जुरिस्डिक्शन पे आप जो है अतिक्रमण कर रहे हो। ठीक है, ये कहा है इन्होंने। जेपी नड्डा जी पे अटैक हो गया था डायमंड हार्बर पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने पहले डीजीपी को बनाया था, वो लोग ने मना कर दिया और वो मीटिंग करने नहीं गए यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से। ठीक है, अच्छा बेसिक क्या है आप लोग को समझ में आ रहा है ना? जो मैं पूरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया तो उसके बाद ये खाली पढ़ना रह जाता है। तो समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट आप लोग को जरूर करना है। जो सपोर्ट आपने दिखाया, आज से मैंने अपना अपना जो तकिया कलाम ही चेंज कर दिया है। अब आज से मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्या हाल है दोस्तों, आज से बोलूंगा क्या हाल हो साथियों। ठीक है, तो ये साथ आप लोग बनाए रखना है। आगे बिल्कुल दोनों लोग को जाना है, बहुत आगे जाना है हम लोग को। जो है अपना आप लोग को तो सिलेक्शन लेना ही लेना है, ज्यादा ज्यादा आंसर करके। मेरा भी मतलब यही मोटिवेशन है सबसे ज्यादा कि आप लोग इतना ज्यादा इंटरेक्ट करके और वो करते हो, सबसे ज्यादा मोटिवेशन उसी से मेरा पड़ता है। तो इस पे जरूर आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए, यही मोटिवेशन है मेरा सबसे बड़ा। इसमें देखिए आईपीएस क्या है, क्या कौन सी ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो भी नहीं भी ये 312 के अंतर्गत होता है, ये सब भी मैंने आप लोग को ऊपर ही समझा दिया है। ठीक है, रूल ये है आपका इंडियन पुलिस सर्विसेज कैडर रूल्स के अंतर्गत 1954 के अंतर्गत, जो कि अमेंड कर दिया गया था कि अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए सेंटर और स्टेट के बीच में तो सेंटर मानी जाएगी और जो है स्टेट को ये जो है इफेक्ट देना पड़ेगा जो भी सेंटर डिसीजन करेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है। अच्छा, निहितार्थ या फिर इम्प्लीकेशन यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको डिबार तो कर सकती है, लेकिन यहां पे ये लाइन पढ़ी है, इट हार्डली बॉदर्स एन ऑफिशियल बिकॉज दे कैन कंटिन्यू विद देयर सर्विसेज इफ दे प्रेफर टू वर्क इन द स्टेट। मतलब साफ सीधी बात यहाँ पे है कि वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, अगर वो नहीं चाहते हैं और तो अपने स्टेट में आराम से काम करते रहे, उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है बात। ठीक, अच्छा यहाँ पे अब अगला जो अपना टॉपिक है वो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पे 3 कैपिटल फॉर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां संबंधी विवाद हो गया है। अभी इस समय सीएम है आंध्र प्रदेश के कौन? जगन रेड्डी, जो वाईएसआर जी के बेटे हैं। ठीक, वाईएसआर जी तो रहे नहीं, जगन रेड्डी बने हैं। पिछले जो कौन थे? चंद्रबाबू नायडू जी थे। जगन रेड्डी ने ये कहा, चंद्रबाबू नायडू ने जो पहले सीएम थे उन्होंने कहा था कि हम अमरावती, जो कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हाँ ठीक, और अमरावती जो है उसको हम कैपिटल बनाएंगे। ठीक, तो अब जब जगन रेड्डी आ गए तो होता है कि भाई जो सरकार पहले थी अब उसके बाद नई सरकार आई तो वो कुछ उसमें फेरबदल करती है। जगन रेड्डी जी और बड़े निकले, मतलब उन्होंने कहा एक कैपिटल नहीं, एक कैपिटल में तुम लेजिस्लेचर, तुम एग्जीक्यूटिव यानी कि विधायिका और कार्यकारिणी, ठीक सर, और या फिर और तीसरा क्या है आपका, एक सेकंड यहाँ पे है, तीसरा आपका है ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल बनाएंगे। ठीक, यहां समझ लीजिए जगन रेड्डी जी ने बोला कि नहीं, सिर्फ अमरावती जो है, अमरावती को हम लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाएंगे। ठीक, और यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे सब कुछ होगा। ठीक, ये लेजिस्लेटिव भी है, एग्जीक्यूटिव भी है। भाई अपने यहाँ विधानसभा में क्या होता है या फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा में क्या होता है, जो लोग विधानसभा में मान लीजिए एमएलए हैं, ये एमएलए पहले लेजिस्लेचर के मतलब लॉ बनाने वाले के मेंबर बनते हैं। ठीक,
एमएलए बने, और फिर यही लोगों में के अंतर्गत ही तो सरकार बनती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हीं को तो बोलते हैं, मंत्रियों का परिषद जो बोलते हैं। ठीक, तो यहां पे अब क्या है कि आप लॉ बनाने के लिए तो अमरावती कैपिटल बना दे रहे हो, और वहां से फिर लॉ बनाने वालों को जब वो काम दौड़ना पड़ेगा, कई सारी दिक्कत। इसी पे चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि दिक्कत बहुत ज्यादा है कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल आप बना दो कुरनूल में। अभी इसको मैप से मैं समझाऊंगा कहाँ कहाँ पे। तो अब यहाँ लॉ बनाना है तो यहाँ अमरावती आओ, और जो सरकार को वहां काम करना है तो आप कुरनूल चले जाओ, और जुडिशियल कैपिटल जो है आपकी कुरनूल में सॉरी होगी, एग्जीक्यूटिव कैपिटल ये विशाखापट्टनम बता रहे हैं। तो ये अलग अलग जगन रेड्डी ने बोला है, फिर से समझ लेते हैं। विशाखापट्टनम में एग्जीक्यूटिव कैपिटल, ठीक, कुरनूल में जो है जुडिशियल कैपिटल, मतलब केस लड़ना यहाँ जाओ, और आपका जो है अमरावती में लेजिस्लेटिव कैपिटल बनेगा। इस पे बहुत सारा बवाल है। जगन रेड्डी जी ने जब रखा तो आपके चंद्रबाबू नायडू जी आ गए, उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं अपने राजनीतिक कैरियर से इस्तीफा दे दूंगा अगर आप रेफरेंडम कराओ। ठीक, रेफरेंडम कराओ। अब यहां पे जो वर्ड रेफरेंडम कराओ, इसलिए मैं ये पॉलिटिकल नेम्स ले रहा हूं। रेफरेंडम कराओ एक तरीके का डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है। ठीक, डायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल है। इसी तरीके से 3 टूल और होते हैं। एक होता है इनिशिएटिव, दूसरा होता है आपका राइट टू रिकॉल, और तीसरा होता है आपका प्लेबेसाइट, और चौथा रेफरेंडम है। इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इनके बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो अब यहाँ पे रेफरेंडम में ये कह रहे थे करा लो, और 3 कैपिटल के अगले अगर राजी हो जाए तो मैं पॉलिटिकल कैरियर से अपना इस्तीफा दे दूंगा। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इधर से उधर जब तुम्हें लॉ बनाना है तो अमरावती हो, यही सारी चीजें हैं। साथ ही साथ जब सीएम रेड्डी जो थे, ये चंद्रबाबू नायडू जो थे, उन्होंने जब कैपिटल बनाई थी अमरावती, तो उन्होंने लैंड पूल वाला सिस्टम किया था। कई सारे लोगों से इन्होंने कहा था कि तुम हमें लैंड एक्विजिशन करनी है तो तुम लैंड पूल में जो है आप डाल दो, अपनी जमीन डाल दो, और धीरे धीरे आप लोग को जो है हम पैसा वैसा देंगे। ठीक है, कई सालों तक वाली बात थी। अब ये अलग अलग उसमें कैपिटल बना दे रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो ये पैसे की बर्बादी है, टाइम की बर्बादी है। जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनको, जिनसे एक्विजिशन करी गई थी लैंड, अब उनका क्या होगा? तो काफी अधर मामला हो गया है, काफी अनप्रेडिक्टेबल। तो इस चक्कर में दिक्कत हो रही है। वहीं सारे फैक्ट्स हैं, समझ लेते हैं। 24,000 फार्मर्स जो है बिलोंगिंग टू 29 विलेज, जिन्होंने अपनी 34,000 एकड़ जमीन दी थी वर्ल्ड क्लास कैपिटल अमरावती बनाने के लिए, वो लोग एजिटेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट के इस मूव से। साथ ही साथ 10,000 करोड़ रुपए जो ऑलरेडी स्पेंट हो गए हैं, 10,000 करोड़ रुपए, आप समझ रहे हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कैपिटल की, वो सब जो है वेस्ट चला जाएगा, ऐसा चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं पहले वाले। वही चीज है, लॉजिस्टिक्स से नाइटमेयर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये है आपका आंध्र प्रदेश का मैप। अमरावती में क्या होगा? लेजिस्लेटिव कैपिटल। कुरनूल में क्या होगी? जुडिशरी कैपिटल। और विशाखापट्टनम में मतलब सरकार यहां बैठेगी। ठीक, लॉ बनाना है तो अमरावती आ जाओ। कुरनूल मतलब जुडिशरी, कोई आपकी डिस्प्यूट हो जाए या फिर लॉ का इंटरप्रिटेशन कराना है तो कुरनूल चले जाओ। ठीक, अच्छा, अब अमरावती की बात आया तो इंटरलिंकिंग करने से तो हम लोग गुरेज खाएंगे नहीं। तो अब आप लोग को जो है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो है, आपको ये कम से कम ये पढ़ना चाहिए। 3 आर्ट हैं आपके, आर्किटेक्चर के 3 स्कूल हैं। ठीक, एक है आपका गंधारा, दूसरा है आपका मथुरा, और तीसरा है आपका अमरावती। अमरावती में व्हाइट मार्बल के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। समझिए, मैं आपको अभी यहाँ पे अमरावती बता दे रहा हूँ, ये दोनों आपको खुद पढ़ने हैं। गंधारा का, गंधारा लिखा हुआ है ये, ठीक, और ये आपका मथुरा है, अमरावती। यहाँ पे क्या है कि जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये सतवानाज रूलर्स ने इसको बनाया था। जो चीजें बता रहा हूँ आप लोग को इस दोनों के लिए बताना है। ठीक, और यहाँ पे बुद्धिज्म के कई सारे जो है बुद्धिज्म वो बनाए गए हैं। बुद्धिज्म बुद्धा जी की लाइफ जो एज ए ह्यूमन और एज ए एनिमल दोनों को दिखाया गया है। व्हाइट मार्बल्स यहाँ पे यूज किए जाते थे इनकी स्कल्पचर और ये सब बनाने के लिए। ठीक, ये कुछ जो है आपका सैंडस्टोन यहाँ पे लगता था। क्या ये सही है कि नहीं, ये बताइएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है अमरावती से रिलेटेड है, आपको मथुरा और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट से बताना है। ठीक है, गंधारा में थोड़ा बहुत हेलेनिस्टिक वाली चीजें इम्पैक्ट डालती थी, हेलेनिस्टिक आर्ट का। अच्छा, जीएस पेपर 3 से रिलेटेड जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में पावर सिस्टम का इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके जो है हेड प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं, उन्होंने एक रिवाइज कर दिया है कॉस्ट एस्टिमेट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए।
बहुत ही कोई इसमें वो नहीं, सेंट्रल सेक्टर की तरह की स्कीम है। वहाँ पे बिजली पहुँचेगी, डेवलपमेंट होगा, लोकल रोजगार बढ़ेगा, अपना जो है बस यही सब चीज़ें, इसमें और कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है और गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर या फिर गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में 50-50% का हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा कैपेसिटी बिल्डिंग वाला कंपोनेंट है जिसमें 90 करोड़ करीबन जो है पूरा पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। पावर ग्रिड जो है इसको पीएसयू है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। 6 जो स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसमें से 4 तो कौन से हो गए, शेड्यूल 6 वाले, देखो इंटरलिंकिंग, समझना। आपको देखो ये वाला फैक्ट भी फिर से रिवाइज हो गया और आपको ये वाला भी याद हो गया। कैसे? शेड्यूल 6 में जो 4 आपके स्टेट आते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 हैं। साथ ही साथ आपका जो है मणिपुर, जो इससे सटा हुआ है इधर मिजोरम से, मणिपुर और नागालैंड। ठीक, बचा कौन सा इसमें? अरुणाचल प्रदेश बस नहीं है, बाकी सब इसमें है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे बना के पूछ ले कि बताओ कौन सा नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश नहीं है। दिसंबर 2021 तक खत्म करना है। वही सब है कि आपको ये मेंटेन, एक बार जब खत्म हो जाएगा तो स्टेट वाले मेंटेन करेंगे, बस सिंपल बात ये है। ऑब्जेक्टिव वही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और पावर ग्रिड से जुड़ जाएगा, अच्छी मतलब बढ़िया क्या बिजली हर समय आती रहेगी, ये वाली बात है। और पर कैपिटा पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर से वही सारी चीज़ें हैं। लोकल मैन पावर बढ़ेगा, लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड, नाइस। ठीक, उसके बाद अमेंडमेंट किया गया है कर्नाटका के लैंड रिफॉर्म एक्ट में। ठीक, लैंड रिफॉर्म एक्ट जीएस पेपर 3 में है, आप लोग को पता ही है। अब इसका अपोजिशन जो है कांग्रेस कर रही है, वो तो करेगी, अपोजिशन में बैठी हुई है। और ये स्टेट मतलब क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था 1961 में, अब ये नया बनाया गया 2020 में। इसमें ये 3 क्लॉज चेंज किए गए, तीनों किससे रिलेटेड है? 79 से। ठीक, ए, बी और सी। अब समझो, सेक्शन 79, धारा 79 ए जो है वो ये अलाउ करती थी कि ओनली दोज अर्निंग लेस देन 25 लाख रुपए पर एनम टू बाय एग्रीकल्चर लैंड। ठीक, अब जो कोई भी लैंड खरीदना चाहता है, तो जिसके पास 25 लाख रुपए से कम जो भी कमाता है, वहीं सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता है। इसमें बदलाव कर दिया गया, मतलब ये हटा दिए गए ये वाले तीनों ही 69, ये क्या है 79 ए बी सी, ये तीनों हटा दिए गए हैं। पहला था 25 लाख से कम जिसकी भी आय है पूरे साल में, वो एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता है। दूसरा है कि वही लोग जो जिनकी आय सिर्फ एग्रीकल्चर पर निर्भर है, इनकम, वही लोग लैंड खरीद सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड। और तीसरा ये था कि विच अलाउड द राजस्व डिपार्टमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है अगर कोई भी वॉल्यूशन हो रहा है 79 बी और 79 ए में। तो ये तीनों ही हटा दिए गए हैं। ठीक, अब कांग्रेस यही कह रही है कि अरे ये तो अच्छा, पहले बीजेपी ने क्या बताया कि ये हम लोग ने इसलिए हटाए हैं कि करप्शन बहुत हो रहा है और रजिस्ट्रार और तहसीलदार मिलकर सब लोग करप्शन कर रहे थे, और मतलब ये उन फार्मर्स को नहीं बेनिफिट कर रहे थे जो वाकई में अपनी जमीन बेचना चाहते हैं। मतलब ये है कि अब जमीन आराम से बेच सकते हो, ये हो जाएगा इसके बाद, अमेंडमेंट करने के बाद। और इन्होंने ये भी कहा कि अब जो इरिगेटेड एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पे सिंचाई हो रही है, जहाँ पे कृषि, ऐसी लैंड जहाँ सिंचाई हो रही है, और जो भी लैंड SC ST कम्युनिटीज के द्वारा ओन्ड है, ठीक, वो इस लॉ के बदलाव होने से कोई उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है कि भैया ये आसानी से लैंड बिक जाए और बड़े बड़े जो माफिया हैं रियल एस्टेट वाले, उनको फायदा होगा, उसके लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक, अब हम लोग आ गए हैं अपने फेवरेट सेक्शन। क्या है वो है क्वेश्चंस वाला। ये नए टॉपिक्स होते हैं और आज 4 जोड़े गए हैं। अब देखो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन करना कैसे होता है एग्जाम में। क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स पूछा गया है। किससे संबंधित है? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 से संबंधित है। ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है कार्टो इंस्टीट्यूट, फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा, अमेरिका की जो है। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत, जो भी लगे आप इसको बना लो। फॉल्स पूछा गया है तो मान लो आपने ये इसको जो है टिक कर दिया कि हाँ सही है, ठीक है। आपको फिर दूसरा आपने पढ़ा इंडिया को जो है 111वां स्पॉट मिला है, हाँ ठीक है। पहले 3 स्पॉट जो है नॉर्वे, यूएसए, कनाडा के है, तो आपने कहा नहीं गलत है। ठीक, आप ऐसे निशान बनाते चलना, सिली मिस्टेक ना हो। कैसे क्या करना वो बता रहा हूं। और इट इज ए ग्लोबल इंडेक्स फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक पर्सनल फ्रीडम, ठीक, या नागरिक आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मापने के लिए वैश्विक सूचकांक है।
ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? तीसरा वाला, और तीसरा वाला ही क्योंकि फॉल्स पूछा गया, सिर्फ 3 वाला किसमें ऑप्शन है? बी, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये जो है इसमें पहले 3 स्पॉट क्या है? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, और ये 2008 से 2018 तक का इसमें लिया गया था। पिछले साल इंडिया की जो रैंकिंग थी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में, मानव स्वतंत्रता सूचकांक, मतलब दौड़ने लगे इधर उधर, इतना स्वतंत्र है, वो 94 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक नेवी की मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम होता है इंडोनेशिया कॉर्पैट, यानी कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, उससे संबंधित है। और यहां पे भी फॉल्स पूछा गया है, गलत पूछा गया है। ठीक, अब हम लोग क्या करना है, अगर मतलब जो भी आपको कुछ आप स्टेटमेंट पढ़ो उसके सामने या तो सही बनाओ या फिर क्रॉस बनाओ, जो भी आपको लगता है। ठीक, आपका 35वां इंडिया और इंडो कॉर्पोरेट ये आपका कैरीड हुआ आउट बिटवीन इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी 17 से 18। काफी फैक्चुअल वाला है, लेकिन बस ये है कि याद रह जाए आप लोग को। तो ये सही है कि गलत है? चलो सही बता दिया, हाँ सही लग रहा है। दूसरा है कि ये दोनों नेवी ये कंडक्ट करते हैं अलोंग देयर इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। ये मैंने अभी पेड ग्रुप में एक आप लोग को वीडियो बना के दिया था, याद है? इंटरनेशनल मैरीटाइम लाइन, जिसमें मैंने टेरिटोरियल वाटर बताया, फिर कंटिगुअस जोन बताया, फिर एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बताया था कि नहीं बताया था, फिर उसके बाद हाई सीज। ये वही चीज है, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है। ठीक, तो क्या ये, और ये चालू हुई थी 2004 से? नहीं, क्योंकि ये दो, मुझे ऐसा लग रहा है 2002 से हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे इसे क्रॉस कर लो। पूछा क्या गया है? फॉल्स पूछा गया है, ध्यान रखना। इंडियन, ये इंडिना नहीं है, इंडियन नेवी डस दिस कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स, कॉपरेशन हो सके वही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में, वहां पे सर्विलांस ये सब कर सके, ये सही है। तो सिर्फ दूसरा वाला गलत है, और ऑप्शन बी में दूसरा वाला गलत वाला दे रखा है। अरे ये क्या हो गया? तो ये वाला जो है आपका ओनली 2 आंसर हो जाएगा। 2002 चालू हुआ है। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन था, आप लोग को बस यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हुए आपको कैसे एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करना है ये बताना लक्ष्य है। ठीक, अब अगला क्या है? ट्रू पूछा गया, किससे संबंधित है? हल्दीबारी चिल्लाहटी रेलवे लिंक से संबंधित है। ठीक, एक एक शब्द आप लोग ढंग से पढ़ना है। द इनॉग्रेशन, ये लिंक का हैपन, इनॉग्रेशन किया गया वर्चुअल समिट के द्वारा इंडिया और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में। पहला स्टेटमेंट सही है क्या? सही लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ये रिवाइव करना है, ऑपरेशनलाइज करना है, फिर से पुनर्जीवित संचालित करना है 6 प्री 1965 रेल लिंक। 1965 में भारत पाकिस्तान का जो है लड़ाई हो गई, पाकिस्तान गुस्सा आ गया, तब पाकिस्तान के पास में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जो 71 के बाद में क्या हो गया, आपका बांग्लादेश बन गया। तो 65 के बाद में वो गुस्सा आ गया, वैसे तो बहुत बुरा मुंह पे खाया था, तो उसने क्या किया कि ये रेल लिंक खत्म कर दिए। अब मोदी जी के उसमें जो है अब ये फिर से चालू किए जा रहे हैं, तो अब ये जो है फिर से रिवाइव हो गया एक तरीके से। तो चिलाटी हल्दीबारी लिंक जो है कट ऑफ हो गया था ड्यूरिंग 1965 वॉर। तो ये तीनों ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। इससे संबंधित यहाँ पे आप देखिए सिलीगुड़ी, अब कोलकाता से लेके सिलीगुड़ी तक जाएगा ये। ब्रॉड गेज जो है इसका रूट है। ठीक, ब्रॉड गेज क्या होता है, कितना 1.732 कितना मीटर क्या होता है, एक बार जरा चेक करना आप लोग। ठीक, और इसके बाद रेल रूट है, कनेक्टिविटी आसाम, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में हो जाएगी। सिलीगुड़ी जो है आपको गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट भी बोला जाता है। सिलीगुड़ी से मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक भी बोलते हैं, और अगर चाइना इसको काट दे, मतलब वो पहुंच जाए, मतलब भूटान के थ्रू होते हुए बांग्लादेश काट दे, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है से मेनलैंड इंडिया जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। तो अब आप लोग से क्वेश्चन मेरा ये है कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता सिलीगुड़ी जा रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या ये वेस्ट ईस्ट है कि नॉर्थ ईस्ट है, कैसे है? थोड़ा मैपिंग देखोगे, मैं चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है इस क्वेश्चन पूछने का, ये भी बताता चल रहा हूं ताकि आप लोग को लगे कि आप लोग मैप बुक उठाओ, देखो, उसको देखोगे, कुछ आसपास की चीज देखोगे, दिमाग में रहेगी चीजें। फिजिकल मैप देखो, पॉलिटिकल मैप देखो इसका। ठीक, ताकि आप लोग जो है इसको दिमाग में कुछ चीज रहेंगी, एग्जाम में मान लो क्वेश्चन फंसा तो आप कर लोगे आसानी से। ठीक है, यूपीएससी तो आप लोग को जो है वहां पे सोचने में मजबूर करेगा ही करेगा। तो जितनी ब्रॉड इस टाइप से आप लोग इंटरलिंकिंग करके पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा, ये सारी चीजें हैं। अपना आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन से ट्रू हैं यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ प्राइज जो मिला गया है, अभी मिला है, उससे संबंधित। अच्छा, अभी यूएनईपी ने ही मोदी जी को एक दिया था अवार्ड, वो क्या था जरा उसको बताना। ये यंग चैंपियंस की बात हो रही है,
यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ प्राइज यूएनईपी द्वारा एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका कि आपका जो है हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, नायरोबी में है। नायरोबी कहाँ पे है, केनिया में है, ठीक है। अच्छा, माउंट किलोमंजारो कहाँ पे है बताना, ठीक। और माउंट किलोमंजारो जो है आपका, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा के पास में है कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के पास में, ये भी बताओ आप लोग, ठीक। इंटरलिंकिंग करके देखो, एक से चीजें पूरी पूरी लिंक आप करके पढ़ोगे, कितनी सारी चीजें आपकी एक साथ आपके रेडी हो जाएंगी। ये मेरा आप लोग से जो है निवेदन है कि इस चीज को सीखना सीखो, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। कई लोग, जो लोग पेड ग्रुप में अपने हमारे जुड़े हुए हैं, वो नोट्स बनाने में आप देखिए कितना उन लोग को फायदा हुआ है। अब ये चीजें और ये सब जुड़ती हैं कि कैसे एमसीक्यू सॉल्व करो, कैसे आप लोग को इंटरलिंकिंग करना है। तो आप लोगों का धीरे धीरे फाउंडेशन एवरेज बढ़ाता जा रहा हूं मैं, ये मेरा उद्देश्य है। और आप लोग का तभी सिलेक्शन जो है बढ़िया से बढ़िया होगा। बाकी टेस्ट सीरीज और जो है रोज डाउट डिस्ट्रक्शन जो होता है हमारे पेड ग्रुप में, उससे तो फायदा आप लोग को मिल ही रहा है, ठीक है। आप जितना पूछोगे उतना बढ़िया रहेगा, जितना मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे, जितना मैं बताता रहूं वो करते रहो काम, बस डेली करते रहो। डेली काम करना जरूरी है, पाइलअप मत होने दो अपने ऊपर काम को। रोज काम करोगे तभी आगे बढ़ोगे, एक साथ काम नहीं हो पाएगा, ठीक। कई लोग सोचते हैं मंथली मैगजीन एक साथ पढ़ लूंगा मैं, या मंथली एक साथ वीडियो देख लूंगा तो उससे काम चल जाएगा, नहीं, डेली करो। ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर पे जो है इसका भी रिवीजन मल्टीपल होना जरूरी है, ठीक है। आपका यूएनईपी देता है एनवायरमेंटल चैलेंजेस से लड़ने के लिए। ये यंग वाला जो है, ये 30 साल से कम वाले का कोई अगर बंदा या बंदी इनोवेटिव आइडिया देता है सस्टेनेबल एनवायरमेंटल चेंज के लिए, तो उसको दिया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि 29 साल के विद्युत मोहन है इंडिया के, उनको जो है ये दिया गया है अवार्ड। 7 विनर्स थे, उसमें से उनको भी दिया गया है। क्या इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तीनों स्टेटमेंट सही है। इससे रिलेटेड क्यों उनको मिला ये बस देख लेते हैं। तकाचार नाम से एक सोशल एंटरप्राइज इन्होंने बनाया, सामाजिक उद्यम है ये। इसमें क्या है कि जो भी पराली, जैसे कल मैंने आप लोग बताया था ना, पंजाब में पराली जलाई जाती है, उसके पीछे एक लॉ था जो ग्राउंड वाटर को सेव करने चक्कर में फिर डेट का मिसमैच हो रहा था, जिसकी वजह से जो है अब जो है पराली जलाते हैं और एयर पोल्यूशन हो जाता है, याद आया। तो वैसे ही यहाँ पे है कि इन्होंने विद्युत मोहन जी ने क्या है, तकाचार नाम से सोशल एंटरप्राइज बनाया 2018 में, जो कि क्या करता है कि फार्मर्स को रोकता है कि तो आप वेस्ट फॉर्म रेसिड्यू, यही पराली स्टबल बर्निंग मत करो, उनको कन्वर्ट कर दो कुछ केमिकल वैल्यू एडेड केमिकल बनाकर, मतलब उनको बना दो, ताकि आप लोग की अर्निंग भी हो और आप लोग वेस्ट भी ना चलाओ, एयर पोल्यूशन भी ना हो और आप लोग खुशहाली भी हो। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा जो है सेशन खत्म होता है। आप लोग को अगर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, यूपीएससी का 2021 का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो 8564880530 9690660608 पे कॉल कर सकते हैं। ईपीएफओ का पूरा जो है वीडियो सीरीज आ रही है, सारा कुछ बताया जा रहा है, टेस्ट सीरीज सब कुछ हो रहा है। 22 दिसंबर से इसका भी चालू हो रहा है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत। आप मतलब बढ़िया, आप लोग का सपोर्ट अच्छा लगा बहुत, इसी तरह के सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। और सिलेक्शन फिर से वही अपना नारा है, जो आंसर देगा वही सिलेक्शन दे लेगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट है।